यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप हमारे साथ में? मतलब जी में आया तब आप हमें तोड़ गए, और तोड़ के आपने कह दिया साहब आज पहले तो आप पूरा सिरोही रखेंगे, और बाद में पूरे से पार नहीं पड़ी तो आधा सिरोही रखेंगे। आधा भी नहीं, केवल 89 गांव रखेंगे, और केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें आबू देलवाड़ा लेना है, केवल इसलिए क्योंकि आबू देलवाड़ा में रुपए मिलते हैं। तो आपको हमें रुपए नहीं देने थे, रुपए किसको देने थे? उनको रुपए देने थे, गुजरात वालों को रुपए देने थे, क्योंकि आप खुद गुजराती थे। और फिर मुझे वल्लभ भाई पटेल कई बार बहुत अच्छे लगते हैं। यार बंदा ऐसा ही होना चाहिए जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाए। ऐसे नेता होने चाहिए जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद में चले जाएं। गलत हो तो है, हमें फायदा होना चाहिए। काश हमारे पास ऐसा कोई नेता होता जो उस दिन खड़ा हो पाता, जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी ज्यादा सही होती, जो कह पाता कि नहीं साहब कैसे ले लोगे, तुम मांगते क्या हो सिरोही के अंदर, तुम इधर एक कदम उठा के देखो, देखे तुम कैसे आ जाओगे? तुम तो सिरोही तोड़ने की बात करते हो, हम एक गांव नहीं देंगे तुम्हें। पर ऐसा करने वाला वहां पर कोई भी, वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नेता थे तो गुजरात की बात दिल्ली में कर रहे थे, तो गुजरात के लिए सिरोही को तोड़ गए, और आबू देलवाड़ा कहां मिला के चले गए? गुजरात में। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नेता थे, इसलिए संविधान सभा में बोलते थे तो उन्होंने कहा कि गुजराती को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, और गुजराती 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। अपने वालों से किसी से बोला नहीं गया, इसलिए राजस्थानी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल। गुजराती कल की भाषा है, हमारे बाद की भाषा है। गुजराती आज भी हमारी किताबें पढ़ा के टाइम पास कर रहे हैं। गुजराती के सिलेबस में मीराबाई पढ़ाई जाती है। उनसे कोई पूछे कि मीराबाई गुजराती में कहां लिखती थी, वो गुजरात के सिलेबस में आज भी वीरमदेव सोनगरारी बात पढ़ाते हैं। उनसे पूछा जाएगी वीरमदेव सोनगरा का गुजरात से गुजरातियों से क्या लेना देना? वीरमदेव सोनगरा हमारे जालोर का था, वो हमारे राजस्थान का था। और अपने बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा संविधान सभा के मेंबर थे, एक मिनट के लिए बोले थे कि सर राजस्थानी वाला तो बेडर। ठीक सर, आपने खड़े होने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू है आपको। वहां कोई विरोध करने वाला नहीं था, अपनी मांग रखने वाला वहां कोई भी कर गए साहब। ये पूरा अपना जो घोलमोल किया गया था, ये घोलमोल अपना किया गया 26 जनवरी 1950। कब किया गया? संविधान बन रहा था उसे ठीक पहले 25 जनवरी को ये पूरा करकुरा दिया था। इसलिए 26 जनवरी को जिस दिन संविधान बना उस दिन हमारा नाम रखा गया राजस्थान। क्या नाम रखा गया? क्योंकि पूरा राजस्थान मिल गया। सिरोही इतना टुकड़ा तो वल्लभ भाई पटेल तुम्हें देंगे ही नहीं, बाकी पूरा मिल गया तुम्हें। 19 रियासतें थी, 19 की 19 तुम्हारे पास आ गई, तब तो तुम्हारा नाम क्या हो जाना चाहिए? राजस्थान। अपना नाम राजस्थान कब पड़ा? अब भाई शास्त्री जी को बना तो दिया मुख्यमंत्री, लेकिन शास्त्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद दो लोगों का एक ही सपना है, शास्त्री जी को हटाना है। जयेंद्र नारायण व्यास और माणिक्यलाल। किस किस का सपना है? उन्हें लगता था डांस अच्छा हमें आता है, गाना अच्छा हमें आता है, और मुख्यमंत्री कौन बन जाए? हीरालाल ने ऐसा क्या किया कि ये मुख्यमंत्री बन जाए? अब भाई जयेंद्र नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा दोनों ने दिल्ली जाके शिकायतें की कि हीरालाल अच्छा आदमी नहीं है। ये जो जयपुर के राजा की कठपुतली है भाई साहब, जयपुर का राजा नचाता है, और ये राजा राज प्रमुख नहीं है, राजा ही मुख्यमंत्री है, गंगाधरी शक्तिमान है, सब कुछ वही करता है राजा। और राजा नहीं तो हीरालाल को बनाया। तब लोकतंत्र का मतलब हुआ राजाओं का राज खत्म होगा। हमारे राजस्थान में तो खत्म हुआ नहीं, हमारे राजस्थान में तब भी राजा जी की चल रही है। जो जयपुर राजा जी कहते हैं वैसा हीरालाल कर लेता है। खूब शिकायतें की वहां, डेली शिकायतें की। तो भारत सरकार को लगाया यार कुछ ना कुछ पंगा है। लेकिन हीरालाल शास्त्री वल्लभ भाई पटेल के खास आदमी। किसके खास आदमी? और भारत में वल्लभ भाई पटेल के बिना पत्ता नहीं हिले। वल्लभ भाई पटेल ने कहा टेढ़ा है पर राजस्थान का सीएम तो कौन रहेगा? इतने में साहब 1950 के दिसंबर तक जाते जाते पटेल साहब की डेथ हो गई। जयेंद्र नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा का यस वापस गए सरकार के पास, वापस जाके कहा हीरालाल क्यों बेटा है? हीरालाल राजा का चमचा है, हम सब जानते हैं इसको, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं लिया था। तो भारत सरकार को लगा यार मामला थोड़ा बहुत गंभीर है, इसलिए हीरालाल शास्त्री को हटाया और हटा के एक नया सीएम बनाया, CS वेंकटाचार्य। किसको बनाया? उस समय अपने राजस्थान के IAS थे ये, है ना। तब IAS नहीं बोलते थे, IAS को बोला करते थे ICS। क्या बोलते? इंडियन सिविल सर्वेंट, है ना। तो ICS हुआ करते, इनको बना दिया गया अपना मुख्यमंत्री। मुझे दो बातों पर बड़ी हैरानी होती है। एक हैरानी तो ये
यार किसी आईएएस को मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हो? बोले आईएएस था भाई, मुख्यमंत्री का मतलब है जनता के बीच का आदमी बने, और आपने किसको उठा के बिठा दिया हमारे ऊपर? एक आईएएस को बिठा दिया कि ये साहब तुम्हारा मुख्यमंत्री है। इसका मतलब राजस्थान में कोई विरोध करने वाला तो उससे भी बड़ा मुझे अचरज इस बात का कि साउथ इंडियन राजस्थान का सीएम कैसे बन सकता है? सीएस वेंकटाचार्य साउथ इंडियन है। क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री किसी पंजाबी को बना दिया जाए? क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई केरला का बंदा बन जाए, या राजस्थान का कोई बंदा वहां जाके बन जाए? लोग ना बाटे मार मार के मार दे। और साहब राजस्थान की जनता क्या बोली थी? जो राजस्थान की जनता ने किसको सीएम माना? सीएस वेंकटाचार्य। और अपने नेताओं में कोई में दम था नहीं कि नेता ये कह सकते कि साहब सीएस वेंकटाचार्य हमारा सीएम कैसे है? सीएस वेंकटाचार्य आईएएस है। पहली बात तो कोई डेमोक्रेटिक नेता को बनाओ, आप डेमोक्रेसी से बनाओ। डेमोक्रेसी का मतलब जनता के बंदा कोई बने। सीएस वेंकटाचार्य राजस्थान की जनता का तो बंदा है नहीं, आईएएस बंदा एक, इसलिए राजस्थान के अंदर है। फिर राजस्थान से कोई लेना देना नहीं बंदे का, बंदा साउथ इंडिया का है। आप हमारे माथे पे लाके बिठा रहे हो। पर अगलों की चल रही थी, तुम्हारे यहां कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि नेताओं को चाहिए प्रधानमंत्री के पद, मुख्यमंत्री के पद, मंत्रियों के पद, राजाओं को चाहिए राज प्रमुख के पद, राजाओं को चाहिए प्रिवी पर्स। काश उस दिन कोई बोलने वाला होता, काश उस दिन कोई मांग करता हमारे बारे में, साहब ये कैसे वेंकटाचार्य क्या मांगता है हमारे अंदर? और हम कोई मांगने वाले नहीं थे, हम कोई बात करने वाले नहीं थे, हम सीधे खड़े होने वाले नहीं थे। इसलिए राजस्थान बोलते थे सौराष्ट्र, राजस्थान मान लो इसको मिला के बोलते। सौराष्ट्र वाला टुकड़ा दिया गया गुजरात को। किसको दिया गया? गुजरात। तब का बॉम्बे। गुजरात वाला पोर्शन और महाराष्ट्र वाले पोर्शन को मिला के क्या बोलते? बॉम्बे। तो सौराष्ट्र वाला पोर्शन किस में मिला? बॉम्बे। वल्लभ भाई पटेल बोलने वाले हैं, इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने वहां कहा कि सौराष्ट्र में तो राजाओं का राज था। सही है, राजस्थान में पूरे में किसका राज था? राजाओं का। तो सौराष्ट्र में भी कौन थे? राजा। ईडर, विजयनगर, हिम्मतनगर, ये सारे के सारे राजा वाले इलाके थे। तो राजाओं का राज था कि हाँ, तो राजाओं के राज का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ। हाँ, तो अब सौराष्ट्र यदि बॉम्बे में मिल जाएगा तो ये इलाका तो पिछड़ा हुआ रहेगा, और बाकी बॉम्बे तो आगे बढ़ा हुआ है पहले से, और आगे बढ़ जाएगा बाकी गुजरात महाराष्ट्र तो। हाँ, तो क्या किया जाए? तो केंद्र सरकार सौराष्ट्र के विकास के लिए अलग से रुपए दे। और केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ, सौराष्ट्र के विकास के लिए अलग से रुपए दिए जाए। उधर बॉम्बे में एक इलाका और मिला गया, विदर्भ। विदर्भ का जो इलाका है, नागपुर के आगे वाला जो इलाका है, वहां पर भी राजा हुआ करते, और वो भी उधर बॉम्बे में मिला है। वल्लभ भाई पटेल ने वापस कहा कि विदर्भ और मिला दिया आपने। मराठवाड़ा, क्या बोलते हैं उसको? ये और मिला दिया आपने। इसका भी विकास नहीं हुआ, इसके लिए भी पैसे दो। भारत सरकार ने कहा मराठवाड़ा के विकास के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, और सौराष्ट्र के विकास के लिए भी। सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? तो काठियावाड़ के लिए भी पैसे देंगे, और मराठवाड़ा के लिए भी क्या देंगे? पैसे। क्यों दोगे पैसे? क्योंकि यहाँ राजाओं का राज था, इसलिए इनका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हुआ। इनका डेवलपमेंट सही ढंग से होना चाहिए, इसके लिए इनको क्या मिलने चाहिए? पैसे। हमें कोई आपत्ति नहीं, यदि कोई भाई अपना कमजोर रह जाता है, उसकी अंगुली पकड़ के चलाने का अधिकार हमें। यदि वो भाई पीछे रह जाता, हमें खड़े होना चाहिए कि वो भाई हमारे बराबर आ जाए, बराबर लाने का अधिकार है। ठीक बात। वो पैसे आज दिन तक मिल रहे हैं। भारत सरकार आज दिन तक पैसे देती है मराठवाड़ा और काठियावाड़ के विकास के लिए। कोई बात नहीं, बाद में जब बॉम्बे के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया गुजरात और एक हो गया महाराष्ट्र, गुजरात को पैसे मिलने लगे काठियावाड़ के, महाराष्ट्र को किसके पैसे लगे? मराठा। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको बोलते हैं विशेष राज्य। क्या बोलते हैं? तीन ये सात वो 7 सिस्टर्स, उनको भी बोलते हैं विशेष राज्य। और जो विशेष राज्य है उनको भी भारत सरकार द्वारा एक्स्ट्रा रुपए दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। क्यों? तो हम कहते हैं भाई 7 सिस्टर में तो जनजातियां रहती है भाई साहब, जनजातियों का विकास होना जरूरी है, इसलिए थोड़े रुपए एक्स्ट्रा दो यार उनको। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे भाई यदि पिछड़े में उनको बराबर लाइए। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को क्यों बोलते हो विशेष राज्य? जब पहाड़ी क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत एडवर्स है, वहां पर होता ही नहीं है कुछ लोगों के वहां पर पहाड़ों के अंदर, इसलिए उनको भी थोड़ा अलग से दिया जाना चाहिए। ठीक बात। यदि किसी के रहने सहने की व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो उनको भी हमें बराबर लाने का अधिकार है। पर यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने के कारण रुपए दिए जाते हैं,
यदि जनजातियों के कारण रुपए दिए जाते हैं, यदि राजाओं के इलाके होने के कारण रुपए दिए जाते हैं, तो हमारे 75 साल से कौन खा गया? हमारे पैसे भारत सरकार 75 साल में कैसे खा गई? हम पूरे के पूरे राजाओं के इलाके थे, फिर तो हम भी पिछड़े में। अजमेर को छोड़ के पूरा का पूरा हमारा राजस्थान राजाओं का था। और यदि ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब होने को विशेष राज्य का आधार है, हम थार के मरुस्थल का 66% लेके बैठे हुए, तो हमसे ज्यादा खराब किसका होगा? और यदि जनजातियां इसका आधार है, तो सिरोही से लेके प्रतापगढ़ तक पूरे में जनजातियां हैं। वो पैसे कौन दे? पर ना तब किसी ने मांगे, ना आज कोई मांगता है। उससे भी बड़ी बात, क्या हमें पता है कि हमें नहीं मिले? उससे बड़ी बात, क्या हमारे नेता ये जानते हैं कि बाकियों को मिलते हैं? न तो कोई जानता है, न कोई मांगता है। हम पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं, कितने भले संतोषी जीव हैं, जिन्होंने उसके बावजूद कभी नहीं कहा कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तब आप हमारा सीएम ऐसे कैसे किसी साउथ इंडियन को बना सकते हो? आप हमारे रुपए कैसे खा सकते हो? आप हमारी भाषा कैसे खा सकते हो? उल्टा ये हुआ कि संविधान सभा में बात आई कि साहब हिंदी देश की नेशनल लैंग्वेज होगी, तालियां बजा के स्वागत किया जाए। हिंदी होनी चाहिए, देश के कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए। साउथ इंडिया ने वीटो किया। साउथ इंडिया ने कहा यदि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनाएगी तो हम भारत में शामिल नहीं होंगे। हम देश बनाएंगे नया, द्रविड़ नाडु, तमिलों का नाडु मतलब देश, तमिलों का देश तमिलनाडु। वैसे पूरे द्रविड़ हम नीचे वाले, द्रविड़ों का देश कौन सा होगा? और इसलिए नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, यदि घर में कोई भाई विरोध करता है तो उस भाई को मनाना हमारा अधिकार है। इसलिए साउथ इंडिया का नहीं भाई, हिंदी नहीं लगा रहे। हमारे देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, दोनों में काम किया जाएगा। हिंदी में भी काम करेंगे और अंग्रेजी में भी काम करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, और हिंदी को बढ़ावा देके देश की राष्ट्रभाषा क्या बना देंगे? हिंदी। तो क्या किया जाए इस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? क्या किया जाए? तो हमने कहा कि भाई हम ना, जो थर्ड लैंग्वेज होती है 6ठी से लेके 10वीं तक, 6ठी से 10वीं तक अपने थर्ड लैंग्वेज लेते हैं कि जैसे संस्कृत ली होगी, आप में से ज्यादातर लोगों की संस्कृत रही होगी। हमारे उधर गंगानगर वाले बेल्ट में हम पंजाबी लिया करते थे कि थर्ड लैंग्वेज क्या ले सकते हैं हम? पंजाबी ले सकते हैं। वैसे साउथ इंडिया वालों को थर्ड लैंग्वेज लेनी चाहिए हिंदी। तो धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे हिंदी। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद साउथ इंडिया में सबको क्या आने लग जाएगी? हिंदी। तो हिंदी को देश की क्या बना देंगे? राष्ट्रभाषा। साउथ इंडिया ने कहा तुम लगा के दिखाओ। तुम 6ठी से 10वीं हिंदी लगाना छोड़ो, तुम तो किसी से बुलवा के दिखा दो हिंदी। इसलिए साउथ इंडिया को हिंदी आती है, उसके बावजूद साउथ इंडिया हिंदी नहीं बोलता। वहां आपको टैक्सियों के पीछे लिखा हुआ मिलेगा बाकायदा, साउथ इंडिया में आना है तो हिंदी नहीं बोलनी। यदि हिंदी बोली तो पहली बात तो रिप्लाई नहीं करेंगे। उस आपने उस बंदे से कुछ भी जाके पूछा, वो खड़ा, उसको समझ आ गया आपने रास्ता पूछा है, फिर भी नहीं बताएगा क्योंकि आप हिंदी में बोले हो। आप अंग्रेजी में बोलिए, आप तमिल में बोलिए, आप संस्कृत में बोलिए, आप कन्नड़ मलयालम तेलुगु में बोलिए, वो घर जाके छोड़ के जाएगा आपको। हिंदी में नहीं बोलने देंगे हम तुम्हें। तो साउथ इंडिया इस विरोध पे आया। तो नेहरू जी को लगा अब क्या करें हिंदी का? तो नेहरू जी ने कहा नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम पूरे में हिंदी लगाओ। अब नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, एमपी ये तो हिंदी थे, हिंदी इनकी भाषा थी, तो यहां तो दिक्कत ही नहीं। तो दिक्कत बची अपने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। हम चारों की भाषा हिंदी नहीं थी। पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी और हमारी राजस्थान। तब गुजरात महाराष्ट्र एक था, तो उनकी दोनों के अलग अलग क्षेत्रों में, इधर वाले की गुजराती, उधर वाले कौन सी? मराठी। हम चारों की नहीं थी। तो नेहरू जी ने अपने चारों सीएम बुलाए, पंजाब के सीएम बुलाए, इधर आपके राजस्थान के सीएम बुलाए, बॉम्बे के सीएम बुलाए, मतलब तब का गुजरात महाराष्ट्र उनके सीएम बुलाए, और उनको बुला के कहा कि प्लीज थोड़े दिन हिंदी पढ़ाओ बच्चों को, तुम्हारी लैंग्वेज को पीछे रख लो, हिंदी को बढ़ावा दो, ताकि देश की एकता और अखंडता बढ़े, हम सारे एक हो, हमारी एक भाषा हो। ठीक है साहब, ये किया जाना चाहिए। लेकिन इन चारों में से ये बात केवल एक ने मानी, वो आपने। इसलिए पंजाब में किसी शहर के अंदर यदि आप जाएंगे या पंजाब के किसी रोड से जाएंगे, वहां के साइन बोर्ड चेक कीजिए कि जो लिखे होते हैं जोधपुर 345 किलोमीटर, उदयपुर 414 किलोमीटर, भरतपुर 250 किलोमीटर, ये साइन बोर्ड कौन सी भाषा में? आइदर पंजाबी और इंग्लिश और उर्दू, नॉट हिंदी। हम उर्दू में लिख लेंगे, पंजाबी में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी नहीं मिल रहा आपको उधर।
गुजरात महाराष्ट्र की सारी दुकानों के साइन बोर्ड चेक कीजिए आप, तो सारे या तो गुजराती में या मराठी में, और यदि महाराष्ट्र में तो आपने साइन बोर्ड हिंदी में लिख दिया, शाम तक कूट कूट के रोड़ा बना देंगे आपको। तो लिख के दिखा दे, बोलना बोलना छोड़िए कि दुकान का साइन बोर्ड इस प्रकार से कर दिया गया मराठों के इलाकों में। वो हम थे, वो हमारे सीएम जयनारायण व्यास थे जिन्होंने कहा कि हाँ हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, हम हमारी राजस्थानी को एक बार रोक लेंगे कुछ समय के लिए और हम हिंदी पढ़ाएंगे। तो इसलिए 75 सालों से हमें हिंदी पढ़ाई गई, इसलिए आज हमें ये लगता है कि हमारी भाषा हिंदी है। तो इसलिए 75 सालों में हमें हिंदी पढ़ाई गई, इस कदर हिंदी पढ़ाई गई कि हम खुद ही कहते हैं कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। लोग पूछते हैं आपकी मान डाकण कुण का मैं का, हम कदे राजस्थान वाले कदे सारे के सारे खड़े होके, क्योंकि उस दिन न तो कोई भाषा की बात करने वाला था, ना उस पैसे की बात करने वाला था, ना उन इलाकों की बात करने वाला था, ना कोई मुख्यमंत्री बनने लायक था। इसलिए सेंटर वालों ने जिसको चाहा उसको गोटियों की तरह घुमाया। अब हीरालाल को हटाया जाए, हीरालाल को हटा किसको बना दिया जाए? तो वेंकटाचार्य को बनाया। तो जयनारायण व्यास गए और जयनारायण व्यास ने कहा कि सर हमने कहा था हीरालाल को हटाओ, भारत सरकार ने कहा हटा तो दिया। कहा सर इसका मतलब दो है, हमने कहा था हीरालाल को हटाओ और हमें बनाओ, आपने वेंकटाचार्य को बना दिया। तो वेंकटाचार्य को हटाया और किसको बनाया? तो हमारे 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने। कौन कौन? जयनारायण व्यास। 1950 से 1952 3 साल। इस 3 साल के टाइम के अंदर ही हमने सीएम कितने देख लिए? 3 मनोनीत है। तब तक चुनाव नहीं हुए, क्योंकि पहले चुनाव कब हुए? 1952। अब 1952 में चुनाव होते हैं। अब 1952 में चुनाव हुए तो भाई सारे के सारे नेताओं का आगे बढ़ा चुनाव लड़ो। अपने सिटिंग सीएम कौन है? पूरे भारत में उन दिनों एक ही पार्टी हुआ करती, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। क्या नाम था? इसलिए पूरे भारत में एक ही पार्टी जीतने वाली थी, पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। एक आर्य समाज के एक नेता हुआ करते, उनका नाम था करपात्री जी महाराज। क्या नाम था? और करपात्री जी महाराज ने अपनी एक पार्टी बना ली, उस पार्टी का नाम था राम राज्य परिषद। क्या नाम था? हम राम राज्य लाएंगे, इसलिए पार्टी का नाम क्या कर दिया? राम राज्य। राम राज्य मतलब अच्छा राज्य है ना, तो अच्छा राज्य बनाएंगे हम, जैसा राम जी के टाइम में राज्य था वैसा राज्य बनाएंगे, इसलिए नाम क्या रख दिया गया उसका? गांधी जी का सपना था कि भारत को एक दिन क्या बनाना है? राम राज्य। करपात्री जी महाराज ने कहा लो पार्टी का नाम क्या कर देते हैं? राम राज्य परिषद। अपने जोधपुर में एक राजा है, उस राजा का नाम है हनुमंत सिंह। क्या नाम है? हनुमंत सिंह ने उन राम राज्य परिषद वालों को कहा कि यार ये राम राज्य परिषद तुम चुनाव लड़ोगे क्या राजस्थान? उनका हम लड़ेंगे। तो कहा मारवाड़ की टिकटें मेरे को दे दो, मारवाड़ का जिम्मेदारी मेरे को दे दो, मारवाड़ में मेरे हिसाब से बंदे खड़े कर दूंगा। तो कहा तुम जीत तो जाओगे क्या? राजा हो, राजाओं को जनता कहाँ वोट देगी भाई साहब, जनता का। तो उन्होंने कहा विश्वास करो इतना तो आप मेरे को ये दे दी जाए। इसलिए राम राज्य परिषद ने मारवाड़ की जिम्मेदारी जोधपुर के राजा को दे दी। जोधपुर के राजा का नाम क्या है? वह जोधपुर का राजा जिस पर ये क्लेम है, जिस पर ये वो आरोप है कि जोधपुर का राजा पाकिस्तान में मिलने का प्रयास कर रहा था, वो जोधपुर का राजा कौन है? हनुमंत सिंह। कहा जाता है भाई जिन्ना से बाकायदा मीटिंग हुई थी और जिन्ना ने हनुमंत सिंह को यह कहा था कि मैं तुम्हें खाली कागज दे दूंगा और तुम भले ही तुम पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाओ। तब उस दिन हनुमंत सिंह ने वहां कहा था कि मैं तुम्हें घर पे सोच के बताऊंगा, लेकिन बाद में हनुमंत सिंह ने इधर वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल से भी बातचीत की, और वीपी मेनन अपनी बुक में लिखते हैं, क्योंकि रियासती सचिवालय के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। तो वीपी मेनन अपनी बुक में लिखते हैं कि हमने वहां हनुमंत सिंह को बुला के कहा कि भाई तुम पाकिस्तान में कैसे शामिल हो सकते हो? तो उसने कहा उधर मुझे खाली कागज दिया जा रहा है और उसके अंदर मुझे कहा जा रहा है कि तुम कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी लिख दो, हम तुम्हें इतना दे देंगे। तो जब पाकिस्तान इतना कुछ दे रहा है तो मैं पाकिस्तान में शामिल क्यों ना हो जाऊं? तो वीपी मेनन कहता कि मैंने उनको 2 कागज निकाल के दिए कि 2 कागजों पे कुछ ही लिख दो, और यदि पाकिस्तान वालों नहीं दिया तो तुम क्या कर लोगे? तो वीपी मेनन ऐसा लिखते हैं हनुमंत सिंह ने मेरी बंदूक लगा दी थी और बंदूक लगा के कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पर। वीपी मेनन ऐसा कहते हैं कि मैंने तब कहा था कि तब कहां चले गए थे तुम जब देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों के सामने तुमने बंदूक क्यों नहीं उठाई? माउंटबेटन आता है, माउंटबेटन इनके बीच में वापस शांति सुनती करके साइन करवा देता है। तो जोधपुर के राजा पर एक क्लेम है कि जोधपुर का राजा कहां मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। उस जोधपुर के राजा ने कहा कि हमें ये सारी सीटें दे दी जाए। ठीक है साहब। अब राजस्थान में मुख्यतः 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। एक पार्टी तो कौन सी है? कांग्रेस। पर मारवाड़ में कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी है, राम राज्य। अपने प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मणिलाल वर्मा लड़ रहे हैं, गोकुल भाई भट्ट लड़ रहे हैं, भोगीलाल पांड्या लड़ रहे हैं, जयनारायण व्यास लड़ रहे हैं। जितने जितने हमने नाम पढ़े सारे के सारे क्या लड़ रहे थे? चुनाव। ये सारे चुनाव किस लड़ रहे हैं? कांग्रेस।
क्योंकि प्रजामंडल किसका सहयोग करने लगी थी? कांग्रेस। तो प्रजामंडल नेता किसमें शामिल हो गए बाद में? कांग्रेस। ये प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव हार गए। इनमें से सिंगल आदमी चुनाव नहीं जीता था। जोधपुर के राजा सारी सीट जीत गए। जिस राजा पर क्लेम है कि वो पाकिस्तान जाना चाहता था, वो सारी सीटें जीता है। जिन नेताओं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आजादी दिलाई, जनता ने इनको टक्का वोट नहीं दिया। आजादी के 5 साल बाद, आजादी कितने साल बाद? 5 साल। 47 में आजाद हुआ देश। और ये बातें कब की हो रही है? जयनारायण व्यास में तो उससे बुरी हुई। सिटिंग सीएम है जयनारायण व्यास, कुर्सी पे बैठा हुआ सीएम। इस बात को आप यूं समझिए कि अशोक गहलोत राजस्थान की किसी सीट से चुनाव हार जाए, भाई आपने कह सकते हैं, मैं आप कहोगे सर कांग्रेस की भले एक सीट नहीं है, सारी जगह हार सकता है, पर सीएम खुद की सीट तो निकाल ही लेगा। अपनी सीट का तो फर्क पड़ता ही है ना, कि वो सीट तो, या किसी वसुंधरा जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की कोई सीट नहीं है, पर वसुंधरा जी अपनी सीट तो कम से कम निकाल ही लेंगे। यही होता है लगभग। भाई सीएम का खुद का तो विश्वास है ये सीट तो निकलेगी, वो सीट भी यदि आ रहे हैं इसका मतलब तो बहुत बुरी स्थिति है आपकी। तो जयनारायण व्यास जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रजामंडल कहां चलाया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, वो मारवाड़ यूथ लीग, ये सारे के सारे किसके बनाए? जयनारायण। तो जयनारायण व्यास को चुनाव भी कहां से लड़ना थी? जोधपुर। व्यास जी के सामने जोधपुर का राजा खुद खड़ा हो गया। जोधपुर राजा का नाम क्या है? हनुमंत। क्या नाम है? हनुमंत सिंह खुद खड़ा हो गया। तो व्यास जी 2-3 दिन बाद में हनुमंत सिंह के पास गए और हनुमंत सिंह को जाके कहा कि हनुमंत सिंह जी आप मेरे सामने चुनाव मत लड़ो। क्यों व्यास जी? डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी कहती है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं भी अब राजा तो हूं नहीं, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं, तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जिसने प्रीव्यू पर्स का मना कर दिया था। किसका मना कर दिया था? नहीं चाहिए तुम्हारा, रखो रे। जब डेमोक्रेसी किसी को नहीं मिल रही तो हमें मत दो। तो बाकी राजा उसको पकड़ के बिठाएंगे, हमें तो लेने दे, तेरे चक्कर में हमारा हो चला जाएगा। तो हनुमान जी ने व्यास जी का, व्यास जी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई लड़ सकता है। व्यास जी ने कहा सर समझे नहीं आप पूरी बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं यदि आप मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। मेरे सामने मत लड़िए, क्योंकि मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे। और सर इससे ये होगा कि जोधपुर का राजा कहीं से भी हार जाए, ये बेइज्जती हो, और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे राजा की बेइज्जती हो। भले ही अपने विरोधी हैं, नहीं बनती अपने आपस के अंदर, पर फिर भी मैं राजा की कद्र करता हूं, और जोधपुर राजा से हारना। हनुमंत सिंह का व्यास जी बिस्किट लो, बिस्किट चाय के साथ, अकेले चाय नहीं पीते, नरेनाबासी एकदम बिस्किट और खा लो, बाद में बात करते हैं। चाय खत्म हुई तब हनुमंत सिंह ने व्यास जी कहा, व्यास जी मैं जोधपुर का राजा, पूर्व राजा हनुमंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहा हूं जोधपुर से आपके सामने। यदि मैं ना लड़ूं और मैं जोधपुर की जनता को यह कह दूं कि मेरी तरफ से व्यास जी के सामने पत्थर चुनाव लड़ रहा है, ये ईंट है, ये चुनाव लड़ेगी, व्यास जी विश्वास मानिए जोधपुर की जनता ईंट को वोट देगी, आपको नहीं देगी। इसलिए अपने दिमाग की गलतफहमियां बाहर निकाल के रखना आप सारी। व्यास जी को 2-3 दिन बाद समझ में आ गया कि बाटा जीत सकता है, मैं यहां से जीते। तो व्यास जी ने एक जगह से और चुनाव लड़ लिया, जालोर। कहां से लड़ लिया? कोई आदमी 2 सीट से खड़ा हो सकता है, तो व्यास जी 2 सीट से खड़े हो गए, जोधपुर से भी खड़े हो गए। कहां से खड़े हो गए? जोधपुर के राजा ने जालोर में भी अपना एक बंदा खड़ा कर दिया कि वहां भी व्यास जी के सामने खड़े हो जाओ। दोनों जगह से व्यास जी की जमानत जब्त है। 10% वोट नहीं मिले हैं व्यास जी को, न तो जोधपुर में न जालोर में। दोनों जगह से, इधर से राजा खुद जीत गया, उधर से राजा का बंदा जीत गया। सिटिंग सीएम 2 जगह से चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो जाए। और आप कहते हो साहब हमने प्रजामंडल चलाया था, जनता हमारे साथ में थी, ठीक बोली बोली बातें करते हो। व्यास जी छोड़िए, ये पंछीडेन, फलाना गांधी, ढींगड़ा गांधी, सारे चुनाव हारे, कोई नहीं जीता। समस्या राजस्थान में आई कि सीएम किसको बनाए? कांग्रेस मर पड़ के बहुमत तक पहुंच गई थी। राजस्थान में सीटें थी 160, कितनी थी? चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए 81, कितनी चाहिए? कांग्रेस की ले दे के 82 आई। पूरी गवर्नमेंट बन सकती है। मारवाड़ में तो सफाई हो गया पूरे के अंदर, कांग्रेस को सीट ही नहीं मिली, राजा सारी की सारी सीट जीत गया था इधर से। तो इधर कोई बाकी राजस्थान में इनको ले देगी, कितनी सीटें आई?
जबकि पूरे इंडिया में हालत ये थी कि मान लो यूपी में सीट है 200, कांग्रेस की थी जीत गई 180। बंगाल में सीट की थी मान लो 150, कांग्रेस की जीत गई 135। तो क्लीन स्वीप मारती थी कांग्रेस, अपने यहां गुडालिए थी, गुडालिए जैसे तैसे करके कोहनियों के बल कितनी सीट जीते थे। अब बात है 82 में सीएम कौन बने, क्योंकि सीएम कैंडिडेट सारे हार गए। व्यास जी बन सकते थे, व्यास जी हार गए। माणिकलाल वर्मा बन सकते थे, वो हार गए। गोकुल भाई भट्ट कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो हार गए। वाकड़ के गांधी, पलाणजी गांधी, ढिंगड़े गांधी, हीरालाल शास्त्री जीते। तो हीरालाल शास्त्री ने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, एमपी का लड़ा। उनको पता था राजस्थान में नेतागिरी तो करने नहीं देंगे व्यास और वर्मा, इसलिए अपने दिल्ली की नेतागिरी करते हैं, इसलिए वो उधर लड़ गए अपने। अब राजस्थान का सीएम कौन बने, तो बिल्ली के बाघ का छिंका टूटा और व्यास जी की एक थैली पकड़ते टीकाराम पालीवाल। कौन थे? और व्यास ने कहा कि हमारी तरफ से सीएम किसको बना दिया जाए, टीकाराम पालीवाल। पहले कौन बने, टीकाराम। तो राजस्थान के पहले इलेक्टेड सीएम कौन थे? पर जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा का एक ही सपना है, हमें क्या बनना है, सीएम। पर हार गए दोनों, तो सीएम कहां से बने, इसलिए सीएम किसको बनाना पड़ा, टीकाराम पालीवाल। हाँ, जनता इनके साथ नहीं थी। कोई क्यों हारता है? अब कोई हारता है, इसका मतलब जनता उसके साथ नहीं थी। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें लखन नहीं होते। बस हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स है, इतिहास विजेताओं का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इसलिए प्रजामंडल है। चलो, तो पहले कौन बन गए अपने, टीकाराम। व्यास जी को सीएम बनना। किशनगढ़ में एक एमएलए जीत के, चांदबल मेहता। कौन जीत के? उनसे इस्तीफा दिलवाया गया कि आप एमएलए का सीट छोड़ दो। एमएलए की सीट छोड़ी गई। अब यदि कहीं पर एमएलए की सीट खाली हो जाती तो वहां पर दोबारा चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन, उपचुनाव। क्या बोलते हैं? उपचुनाव। तो किशनगढ़ सीट पे उपचुनाव होते हैं। जयनारायण व्यास किशनगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। कहां से चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि व्यास जी को पता था कि जोधपुर में तो फिर भी नहीं जीतने देंगे। जोधपुर का राजा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन डेथ हो गई। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, जोधपुर का राजा, जोधपुर का रिजल्ट आया, यहां पर जीत गए जोधपुर के राजा। तो जोधपुर राजा प्लेन में जालोर जा रहे थे कि जालोर वाला रिजल्ट पता करते हैं। राजा खुद प्लेन उड़ा रहे थे, साथ में राजा की गर्लफ्रेंड थी जुबेदा। प्लेन क्रैश होता है। तो ये तुम्हें आज पता चला? पूरी मूवी है जुबेदा। मनोज वाजपेयी, रेखा करिश्मा कपूर की मूवी है जुबेदा। पूरी मूवी है जुबेदा। जुबेदा के बेटे फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अनूर हुसैन, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो ये पूरे का पूरा जो था, प्लेन क्रैश कर गया। प्लेन क्रैश कर गया तो राजा की उसमें क्या हो गई, डेथ। तो जोधपुर में यदि राजा की डेथ हुई तो जोधपुर में भी दोबारा चुनाव होंगे। व्यास जी फिर भी नहीं लड़े, क्योंकि व्यास जी को पता था कि जोधपुर की जनता फिर भी मेरे को वोट है। किशनगढ़ वाले बापड़े भले थे, किशनगढ़ वाले ये जानते थे इस बात को, यदि व्यास जी जीते तो व्यास जी सीएम बनेंगे। व्यास जी सीएम के दावेदार तो ही, तो व्यास जी क्या बनेंगे, सीएम। इसलिए किशनगढ़ वालों ने व्यास जी को जिता के भेजा। इसलिए व्यास जी जीत के आए, टीकाराम पालीवाल को हटाया और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, 6 महीने के अंदर ही। चुनाव के 6-7 महीने बाद में जयनारायण व्यास अपने सीएम बन जाते। दूसरे लिखो, जयनारायण व्यास। ऐसी बेइज्जती आज तक 2 ही लोगों की हुई है। एक तो टीकाराम पालीवाल की, कि मुख्यमंत्री से हटा के क्या बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री। या देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र वाले देवेंद्र फडणवीस, पिछली बार थे मुख्यमंत्री, इस बार है उप मुख्यमंत्री। और ऐसे बढ़ना जरूरी थोड़ी है, सीट छोड़ो ने, डिमोशन कैसे करवाया जा सकता है किसी से। मतलब ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि भाई आप पहले तो एमएलए बने थे, अगली बार कहे कि सरपंच का चुनाव लड़ ले, तो गांव के अंदर प्रधान बन जाए, ये बन जाए। क्यों बन जाए यार, बंदा आगे प्रमोशन करे, डिमोशन क्यों करवाए अपना। पर सीट ऐसी चीज है जी। टीकाराम जी को लगा पिछली बार ही आपने तो बिल्ली के भाग का छिंका टूटा था, मुख्यमंत्री वैसे नहीं बनाते, अब अपने उप मुख्यमंत्री बना रही है, भी तो बहुत बड़ी बात है। 3 इडियट मूवी देखी है? तो उसमें एक डायलॉग है कि जब हम फेल होते हैं तो उतना दुख नहीं होता, जब दोस्त पास होता है तब ज्यादा दुख होता है। जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा दोनों दोस्त थे, दोनों फेल हो गए थे, दोनों राजी थे। पहले दोनों का दुख एक ही था, हीरालाल शास्त्री, उसको हटाना चाहते, दोनों मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन अब जयनारायण व्यास तो बन गए सीएम, माणिकलाल वर्मा अभी पंछीड़ाई गा रहे हैं। इसलिए माणिकलाल वर्मा के जीवन का एक ही सपना है, किसको हटाना है, किसको हटाना है, जयनारायण व्यास को हटाना है।
तो जय नारायण व्यास के खिलाफ जाके शिकायतें की। ठीक वही शिकायतें माणिकलाल वर्मा ने जय नारायण व्यास के खिलाफ की जो जय नारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा मिलकर हीरालाल शास्त्री के खिलाफ करते। ये राजा का आदमी हुआ यह था कि जोधपुर के राजा ने राम राज्य परिषद वाली सीटें जीती। अब जोधपुर का राजा मर गया तो राम राज्य परिषद तो बिखरी नहीं है, तो राम राज्य परिषद वाले एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर गए। जय नारायण व्यास ने उनको समझाया कि देखो राजा जी तो गए, अलग पार्टी में बैठे बैठे क्या करोगे, मेरे पास आ जाओ। तो राम राज्य परिषद वाले क्या ज्वाइन कर गए। तो अब इन्होंने जाके कहा माणिकलाल वर्मा के साहब वे बंदे जो कांग्रेस को हरा के जीते थे वो अब किसमें है, जो दिन रात कांग्रेस को गालियां निकालते थे वो किसमें है, कांग्रेस। और वो चलाते हैं जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास की नहीं चल रही भाई साहब, लगातार जाके शिकायतें की, लगातार जाके शिकायतें की। तो भारत सरकार लगा मामला उलझा हुआ है कुछ ना कुछ। तो भारत सरकार ने 2 सुपरवाइजर भेजे। क्या भेजे, जाओ जय नारायण व्यास से बात करो। आए जय नारायण व्यास के पास और जय नारायण व्यास कहा कि व्यास जी आपके खिलाफ शिकायतें हैं। और माणिकलाल वर्मा ने कहा कि भ्रष्ट आदमी है। और जय नारायण व्यास शायद ऑल इंडिया के एकमात्र सीएम है जिन पे भ्रष्टाचार के चार्ज थे जब वो थे, और वो भी भ्रष्टाचार के चार्ज भी 120 का, ये आपके 420 का, 420 का 420 का मुकदमा था जय नारायण व्यास के खिलाफ। आज दिन तक एकमात्र सीएम यही रहे होंगे अपने कि जिनके खिलाफ 420 का मुकदमा हो गया था। तो ऐसा 420 का मुकदमा, 420 का मुकदमा इस आदमी के खिलाफ, और इसको हटाया जाए। तो व्यास जी के पास आए, व्यास जी कहा व्यास जी आपकी शिकायतें हैं। व्यास जी ने कहा माणिकलाल वर्मा खुद तो जीता नहीं और इसलिए शिकायतें करता रहता है। वर्मा जीतना पड़ता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। माणिकलाल वर्मा ने कहा कि व्यास जी क्योंकि सास भी कभी, पहले आप भी यही थे है ना, आप भी एकदम हारे हुए थे, तो फालतू की पंचायती नहीं करते। अब ये जीत के आगे किशनगढ़ से इसलिए हम पर बैठे हुए हो। तब जय नारायण व्यास ने कहा इतना ज्यादा आपको लगता है ना कि मैं मुख्यमंत्री पद पे रहने लायक नहीं हूं, कैसे लगता है आपको। तो कहा साहब आपके साथ एमएलए ही नहीं है। वर्मा जी कह रहे एमएलए मेरे साथ है, व्यास जी के साथ नहीं। व्यास जी ने कहा अच्छा इस वर्मा के साथ में एमएलए, तो वोटिंग करवा लो। एमएलए की वोटिंग करवा ली जाए, जिसकी तरफ ज्यादा एमएलए आएंगे उसको क्या मान लिया जाए। कांग्रेस में एमएलए हो गए थे 110। कितने एमएलए थे, 82 तो जीत के आए थे कांग्रेस वाले। फिर कई वो राम राज्य परिषद वाले ज्वाइन कर गए थे। फिर कुछ सीटों पे बाई इलेक्शन में थे, जैसे कहीं कोई मर गया, किसी ने इस्तीफा। 35 सीटों पे बाई इलेक्शन थे पहली विधानसभा के अंदर। क्योंकि जब नई नई सरकार आई थी ना, तब एमएलए के पास में न तो इतने रुपए हुआ करते थे, न एमएलए को पावर पता थी। इसलिए कई एमएलए जीत तो गए, लेकिन बाद में उनका खर्चा हुआ, माथा पच्ची बड़ी इस्तीफा देंगे, मरने दो नहीं बढ़ना एमएलए, ये नौकरी क्या काम की, जिसमें इतनी माथा पच्ची होती है अपने, तो बाद में लोग इस्तीफा देंगे। ये तो पैसे तो बहुत बाद में आए हैं जी, पैसे वाली पॉलिटिक्स। वरना तो भैरव सिंह शेखावत का किस्सा ही है ना कि भैरव सिंह शेखावत 77 में पहली बार सीएम बन गए। सीएम बन गए तो अब दिल्ली सीएम को तो खूब देर तक काम करना पड़े, लेट नाइट घर जाते थे। दिन उनकी माँ ने पूछा कि भैरू आ किसी नौकरी लागे हो रहे, रोटी टाइम पर को नहीं खा रहा है, आ नौकरी छोड़ दे, कोई बाणी एक जाके नौकरी कर ले अपने, ताकि टाइम पर घर है तो कोई दुकान में जाके नौकरी कर ले, सीएम वाली नौकरी करने। तो लोगों को पता ही नहीं था यार पावर क्या होती है और होती है। तो खूब सारे एमएलए अपने इस्तीफे देंगे, इस्तीफे देंगे। वहां पर बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए तो अब कांग्रेस की सरकार आई हुई है, सरकार आई हुई तो वहां से एमएलए भी किसके जीते, कांग्रेस के। तो कांग्रेस के एमएलए कितने हो गए। अब क्या भाई सीएम के लिए वोटिंग होगी। तो व्यास जी ने कहा सामने चुनाव कौन लड़ेगा, इधर तो मैं हूं, मेरे सामने कौन लड़ेगा। ये वर्मा तो खुद ही आ रहा है। वर्मा जी ने कहा हमारे पास एक यंग लड़का है, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है, मात्र 38 साल का लड़का। कितने साल का, 38 साल। हा? मात्र। राहुल गांधी 57 साल का युवा है भाई, 50-52 तो है ही, कितना 52-53 आराम है राहुल गांधी, है ना। 54 का यदि युवा नेता है तो सुखाड़िया जी 38 में तो युवा है। और यदि मैं सुखाड़िया जी को कह दूंगी युवा नहीं है, फिर तो मैं बूढ़ा हूं। ऐसा अपने ये स्वीकार 34 का मैं हो गया, तो तुम तो कह दोगे कि बस सर 2-1 साल और है, बाद में लाठी से चलना पड़ेगा सर आपको। ऐसा नहीं है। चलो, तो जय नारायण व्यास ने कहा मेरे सामने चुनाव कौन लड़ेगा, तो कहा तुम्हारे सामने चुनाव लड़ेगा मोहनलाल सुखाड़िया। मात्र कितनी साल के। व्यास जी ने कहा सुनो, इस सुखाड़िया की जितनी उम्र है ना, इतने साल पॉलिटिक्स करते हो गए साहब। कब से डांस करना शुरू किया था मैंने, आज का नहीं, मैं डोले आ गए डोले। और सुखाड़िया लड़ेगा मेरे सामने चुनाव।
वर्मा जिनका हमारी तरफ से तो यही। तब भाई साहब वोटिंग हुई, वोटिंग के अंदर व्यास जी को वोट मिले 51, कितने मिले? सुखाड़िया को वोट मिले 59। तो राजस्थान के तीसरे सीएम कौन बने? पहले कौन थे? टीकाराम पालीवाल, दूसरे जयेंद्र नारायण व्यास, तीसरे 2 साल में 3 सीएम। 1952 के अंदर चुनाव हुए, 52 में कौन बने? पालीवाल जी। 6 महीने बाद कौन बन गए? जयेंद्र नारायण व्यास। 2 साल बाद में कौन बन गए? 1954 में तो मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बन गए। तो मोहनलाल सुखाड़िया ये सीएम वाली वोटिंग में कितने वोटों से जीते हैं? 8। कितने वोटों से? अब सुनिए, बड़ा रोचक किस्सा है। जब ये वोटिंग हो रही है तो 9 जने बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं कि अपने सुखाड़िया को वोट देंगे। किसको वोट देंगे? और ये जयेंद्र नारायण व्यास को नहीं देंगे। उन 9 जनों में एक तो है टीकाराम पालीवाल, 8 है टीकाराम पालीवाल के समर्थक। और उनका यह कहना है कि चूंकि जयेंद्र नारायण व्यास ने सीएम बन के टीकाराम पालीवाल को हटाया, इसलिए टीकाराम पालीवाल को वोट। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त। जयेंद्र नारायण व्यास ने हमें हटाया, अब व्यास को कौन हटाना चाहता है? सुखाड़िया। तो हम किसके साथ है? सुखाड़िया। तो 9 लोग तैयार करें, फोटो बाद में खींचना। 9 लोग है कि 9 लोग कह रहे हैं कि हम किसको वोट नहीं देंगे? जयेंद्र नारायण व्यास को। हम किसको वोट देंगे? सुखाड़िया। अब वो 9 लोग जब वोटिंग करने के लिए अंदर जाने लगे तो एक आदमी को पकड़ा व्यास जी ने। वो आदमी टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल को व्यास जी ने पकड़ के कि टीकाराम पालीवाल, मैं यदि जीता तो सीएम बनूंगा, वापस सीएम बनूंगा, और मैं सीएम बनूंगा, तू डिप्टी सीएम तो है। यदि सुखाड़िया जीता तो तेरे को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाएगा। टीकाराम कल्याण लगा, हाँ यार ये बात तो सही। वो 8 आदमी तक ये बात पहुंची नहीं। वो 8 आदमी वोट किसको देके? सुखाड़िया। टीकाराम पालीवाल वोट किसको देके? व्यास जी। वो व्यास जी कितने वोटों से आ रहे? वो 8 आदमी टीकाराम पालीवाल के साथ बढ़े हैं। तो कई बार जब आपकी किस्मत खराब होती है ना भाई साहब, तो सारी कायनात लग जाती है आपको हराने के लिए। तो व्यास जी को भी हराने के लिए क्या लग गई थी? अब सुखाड़िया जी 1954 में सीएम बने। कब सीएम बने? 17 साल सीएम रहे। कितने साल रहे? एक बार सीट पे बैठे, फिर देखा फेविकोल का जोड़ है। अब भाई हटेगा 1971 तक। कब तक? लिखो यार। 1954 से 1900। कोई पूछे राजस्थान के सबसे यंग सीएम कौन थे? राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम कितने साल? और आप इस पे गौर कीजिए, 38 साल की उम्र में एक लड़का सीएम बनता है। कितने साल की उम्र में? 55 साल की उम्र में रिटायर ही हो गया भाई। 17 साल 38 17 कितने हो गए? 55 साल की उम्र में रिटायर ही हो गया। और 55 साल की उम्र में जब रिटायर हुआ है तब तक कितने साल सीएम रह गया? अल्लाह यदि किसी को पॉलिटिकल करियर दे तो ऐसा दे। लोगों को 55 साल में एमएलए का टिकट मिलता है, एमएलए का टिकट मिलता है, तो भी पोस्टर पे लिखवाते हैं युवा दिलों की धड़कन। यहां 55 साल में तो बंदा सीएम के पद से हट गया, कितने साल रह के? तो यहां तो किसी से पॉलिटिक्स करवाए नहीं। पॉलिटिक्स करवाए तो कैसी करवाए?